Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2B question number 8 of Oxford Mathematics book 1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 8. A figure is made up of two rectangles ABCD and PQRS. 1/8 of ABCD overlap with 1/5 of PQRS. If the area of PQRS is 13 centimeter square, find the area of this figure. यहाँ नोट करें कि हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द फिगर। फिगर किस पे कंसिस्ट कर रही है, ये देखें, ये एक रेक्टेंगल ABCD है और इस रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल PQRS का कुछ पोर्शन ओवरलैप कर गया है। तो आपने इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो आपके पास एरिया ऑफ दिस फिगर फाइंड करने के लिए अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS को ऐड करूंगा तो इसमें से मुझे एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन माइनस करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से। क्यों? क्योंकि ये जो ABCD है इसके कुछ रीजन पे PQRS का रीजन ओवरलैप कर चुका है और ये रीजन इसमें से हाइड हो जाएगा। तो जिसकी वजह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से जो एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन है जो कि ABCD में हाइड हो चुका है, हाइड इन ABCD, तो वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ द फिगर आ जाएगा। अब सबसे पहले इनको फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD PQRS और ओवरलैपिंग एरिया को फाइंड करने के लिए हम जो इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देखें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इसने दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख लिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन जो है यहाँ पर वो कहता है कि 1/5 ऑफ PQRS जो है वो ओवरलैप रीजन है। तो ये लिख लेंगे 1/5 ऑफ PQRS। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 ऑफ मीन मल्टीप्लाई PQRS का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 13। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास दूसरा एक और स्टेटमेंट है कि 1/8 ऑफ ABCD ओवरलैप। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओवरलैप रीजन का एरिया है वो वो ABCD एरिया का 1/8 है। तो ये मैंने लिख लिया 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। और एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन कितना आ रहा है 13/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा 1/8 ऑफ मीन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD यहाँ से, अब नोट करें कि अगर मैं 1/8 को यहाँ से शिफ्ट कर दूँ राइट से लेफ्ट पे तो कैसे शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 8 इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे, यानी कि 1/8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 8 से कैंसिल हो गया है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि 8 यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट शिफ्ट करें तो 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। तो हमने दोनों साइड पे 8 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 8 8 13 टाइम 8 कितना होता है 104 होता है। और 104/5 ये किसका एरिया आ गया है, एरिया ऑफ ABCD। तो हमारे पास एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों एरियाज को हम सम कर लेंगे, यानी इसमें हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन को। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और देखो जो जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं वो मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD देखें कितना आ रहा है 104/5 एरिया ऑफ ABCD आ रहा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसके बाद एरिया ऑफ PQRS ये हमारे पास गिवन है और वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ये 13 लिख दिया, माइनस ये हमारे पास
एरिया ऑफ ओवरलैप रीजन है। ओवरलैप रीजन देखें, ये ओवरलैप रीजन है, तो ये ओवरलैप रीजन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? ये ओवरलैप रीजन की वैल्यू आ रही है 13/5। तो ये हम लिख लेंगे 13/5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर नोट करो कि इसका जो डिनोमिनेटर है 515 है, तो इसका इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 13/1 को अगर मैं 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फ्रैक्शन इक्वलेंट ही रहेगा और डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। और सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से हमने सबका 5 लिख दिया है। और इन सब के जो न्यूमिनेटर हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास वैल्यू हो गई है 60। 13 टाइम 5 है 65 माइनस 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी 156/5। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 1 इज 5, 1 रिमाइंडर आ गया है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 31/5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फिगर आ गया है। ये हमारा आंसर है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2B, question number 9 of Oxford Mathematics Book 1, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. Albert spent 1/4 and 2/5 of his salary on transport and food respectively. He saved 5/7 of the remainder and donated rest equally among 4 charities. What is the Albert salary if each charity receives 1400 पाक रुपीस? क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। और यहाँ नोट करें कि आपने फाइंड क्या करना है? अल्बर्ट सैलरी। तो अल्बर्ट सैलरी को हम 1 कंसिडर कर लेंगे स्टार्टिंग में, और हम उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं अल्बर्ट सैलरी को 1 कंसिडर कर लेता हूँ। और जो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट फॉर ट्रांसपोर्ट है वो कितनी है? 1/4 ऑफ सैलरी। तो 1/4 एज इट इज लिख लेंगे। ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है। तो सैलरी कितनी है हमने कंसिडर की हुई है? 1 यूनिट वैल्यू। और ये 1 यूनिट वैल्यू अगेंस्ट जो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ट्रांसपोर्ट की बनी वो 1/4 है। इसी तरह फूड पे आप नोट करें कि हमारे पास जो फूड की अमाउंट है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, वो कितनी है? 2/5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2/5 ऑफ सैलरी। तो 2/5 ऑफ सैलरी का मतलब हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 1। सैलरी क्योंकि 1 है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सैलरी 1, तो ये होगी 2/5। हमारे पास वैल्यू आ गई है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही से 5/7 ऑफ द रिमाइंडर। तो आपने बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, सेविंग फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट फाइंड करनी है। तो सेविंग फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि ये जो सेविंग है ये है 5/7 ऑफ द रिमाइंडर। तो हम पहले रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर देखें, आपके पास यहाँ पर जो अल्बर्ट की सैलरी दी हुई थी 1, उसमें से जो फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन यूज हो चुका है ट्रांसपोर्ट में वो 1/4, और जो फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन फूड में यूज हुआ है वो है हमारे पास 2/5। तो 1 में से इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। रिमाइंडर कितनी वैल्यू बनेगी? तो टोटल वैल्यू कितनी है? 1। उसमें से इस वैल्यू को -1/4 और -2/5 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। नोट करें कि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 4 और 5 कैल्शियम ले लेंगे, वो 20 होता है। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर्स को 20 बना लेंगे। तो पहले फ्रैक्शन को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि फ्रैक्शन जो है वो इक्वलेंट रहे। इसी तरह इसको 20 बनाना है सेकेंड फ्रैक्शन को, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को भी 5 से करेंगे ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। इसी तरीके से इसी के डिनोमिनेटर को 4 से और न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो मेरे पास जो सबके डिनोमिनेटर हैं 20 बन गए हैं, वो हमने लिख लिया 20, और न्यूमिनेटर हम लिख लेंगे 20 माइनस 5 माइनस 2 टाइम 4 इज 8। तो अब देखें यहाँ पर ये 20 माइनस 5 माइनस 8, 20 माइनस 13, तो ये 7/20 आ जाएगा। अब हाँ, आपने फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट फॉर सेविंग 5/7 ऑफ द रिमाइंडर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5/7 मल्टीप्लाई रिमाइंडर कितना है 7/20, तो इसको डिवाइड किया 7 टाइम 7, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 5/20। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आगे कैलकुलेशन में मुझे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखें, अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट इन ईच चैरिटी। अब चैरिटी को जो अमाउंट जा रही है वो रेस्ट अमाउंट है। रेस्ट अमाउंट कितनी है वो पहले हम फाइंड करेंगे, और फिर ईच चैरिटी के लिए 4 से उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने रेस्ट अमाउंट फाइंड करनी, तो रेस्ट अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास जो रिमाइंडर रह गया था 7/20, उसमें से 5/20 हमारे लिए हमने यूज कर लिया सेविंग के लिए। अब देखें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब किसी का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमरेटर को सब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैं 20 एज इट इज लिखा, और 7 माइनस 5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2/20, और ये वैल्यू बन गई 1/10। अब देखिए, ये 1/10 जो है हमारे पास रेस्ट अमाउंट है इन फ्रैक्शन में। अब आपको चाहिए फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट इन ई चैरिटी, तो टोटल चैरिटी इन फ्रैक्शन कितनी आ रही है? 1/10। अब इस 1/10 को कितने चैरिटी में डिवाइड किया है? इक्वली 4 में डिवाइड किया हुआ है। ये देखें, अमंग 4 चैरिटीज, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई है फ्रैक्शन में 1/10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगी 1/10 मल्टीप्लाई, इसको 4/1 लिख सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, तो 1/40 हमारे पास ई चैरिटी फ्रैक्शन में आ गई। अब वो ये कह रहा है कि ई चैरिटी रिसीव $1,400। अब देखें यहाँ पर ये 1/40 ऑफ टोटल सैलरी, ये वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है? 1,400, तो हम इसको लिख देंगे 1,400। अब आपने 1/4 एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई लिख लिया, टोटल सैलरी हमने 1 यूनिट कंसिडर की हुई थी, तो उस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास अब निकल आएगी। हम यहाँ टोटल सैलरी अभी लिख रहे हैं, तो ये 1/4, अब मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट से राइट पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/1। जब ये राइट से लेफ्ट पे जाएगा, फ्रैक्शन जो है इन्वर्स हो जाता है, और ये वैल्यू आ जाएगी टोटल सैलरी की। ये 1/40 सॉरी है, तो ये 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/1 हो गया, 1,400 मल्टीप्लाई 40/1, और ये 1/40 हमने शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट पे, तो ये हो गया 40/1, और ये टोटल सैलरी आ जाएगी 56,000। ये हमारा आंसर है।